हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में जाना था कि क्या क्या क्रॉप वैरायटी के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, किस तरह से क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉप वैरायटी की इंप्रूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अब इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये जो टर्म है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? अब फार्मर्स जो हैं, जो हमारे देश में फार्मर्स जो हैं, वो क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई क्रॉप जो थी उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया। ठीक, उस क्रॉप को की वैरायटीज जो थी, उन्होंने डिफरेंट वैरायटीज का कल्टीवेशन शुरू किया। लेकिन डिफरेंट वैरायटीज की कल्टीवेशन के बाद उनके लिए मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है? उसके प्रोडक्शन को मैनेज करके चलना। भाई फार्मर्स ने तो जो है वैरायटी इंप्रूव करवा दी, ठीक है, कोई क्रॉप थी उसको उन्होंने उसकी सोइंग स्टार्ट कर दी, ठीक, और वैरायटी इंप्रूवमेंट भी करवा दिया। लेकिन अब मेन क्या होता है? मेन होता है कि किस तरह से जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हुई है उसके प्रोडक्शन को किस तरह मैनेज किया जाए, यानी कि उसका मैनेजमेंट जो है वो अच्छा किया जाए। हमारे देश में इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं कि एक एग्रीकल्चर देश है, ठीक, एग्रीकल्चर कंट्री है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है लेवल के फार्मर्स भी हैं। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मतलब काफ़ी सारे, अगर जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको अफोर्ड करने के लिए कैपेबल हैं। कुछ फार्मर्स जो हैं वो उन टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ मीडियम लेवल वाले फार्मर्स हैं जो कि अपने लेवल तक की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो यानी तीन कैटेगरीज के फार्मर हमारे देश में पाए जाते हैं। और उन्हीं फार्मर्स के बेसिस पे क्या होता है कि वो अपनी फार्मिंग करते हैं। यानी अगर कोई फार्मर जो है वो, यू सपोज दैट कि अगर कोई ऐसा फार्मर है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, यानी वो जितनी भी एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजीज है उनको अफोर्ड कर सकता है, तो वो किस तरह की लैंड को यूज करेगा? ऑब्वियसली अगर उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो लैंड भी अपने अकॉर्डिंग अच्छी देखेगा ना, यानी कि वो लैंड ज्यादा बड़ी देखेगा। और जितनी ज्यादा बड़ी लैंड होगी उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, यानी कि खेती भी क्या होगी, फार्मिंग भी जो होगी वो उतनी बड़ी होगी। अगर कोई छोटे लेवल का फार्मर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, उसके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है कि वो कुछ इतना ज्यादा अफोर्ड कर सके, तो वो क्या करेगा? स्मॉल लैंड ऑफ पीस लेकर के उन पे अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फार्मिंग शुरू करेंगे। तो क्या हुआ कि इंडिया में जो फार्मिंग रेंजेस होती है ना, फार्मिंग की जो रेंजेस होती हैं वो वेरी करती हैं, यानी कि स्मॉल टू लार्ज। ठीक, तो अब ये जो फार्मर्स होते हैं इनकी जो फार्मिंग रेंजेस होती है तो वेरी करती है, लेकिन वेरी करने के साथ साथ क्या होता है कि इससे उनके जो प्रोडक्शन होता है, जिस क्रॉप का जो प्रोडक्शन करते हैं, उन प्रोडक्शन पर भी उसका इफेक्ट करता है। भाई छोटा लैंड ऑफ पीस है तो प्रोडक्शन उस हिसाब से होगा, बड़ा लैंड ऑफ पीस है तो प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे देश में हर तरह की कॉस्ट की फार्मिंग चलती है। लो कॉस्ट फार्मिंग भी चलती है, हाई कॉस्ट फार्मिंग भी चलती है और नो कॉस्ट फार्मिंग भी चलती है। अब ये सब क्या होते हैं? लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, नो कॉस्ट, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे तो बात हो गई फार्मर्स की, लेकिन फार्मर्स जो होते हैं उनका मेन कंसर्न क्या होता है? उनका मेन कंसर्न ये होता है कि उन्हें क्या करना है? उन्हें कोऑर्डिनेशन बिठाकर चलना है। किसके बीच में? हायर यील्ड और हायर इनपुट, इनके बीच में। यानी यहाँ पे क्या होता है? एक कोरिलेशन होता है बिटवीन द हायर यील्ड एंड हायर इनपुट। अब ये क्या है? यानी जितना ज़्यादा फार्मर इनपुट हाई रखेंगे उतनी ही ज़्यादा यील्ड होगी। अगर हम कोई भी काम करते हैं और अगर उस काम में हम अपना जितना अच्छा परसेंट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मैं आपकी बात करूँ, अगर आप पढ़ाई के लिए प्रॉपर किसी पर डे अगर आप 8 से 12 आवर्स देते हैं, ठीक, और दूसरा कोई स्टूडेंट है वो मुश्किल से 5 आवर्स ही पढ़ता है, तो वो जो पढ़ेंगे उनके पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें वेरी होगा किसके? आपके रिजल्ट से। तो जितना ज़्यादा इनपुट दोगे आप उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो सेम यही चीज़ अप्लाई होती है किसमें?
फार्मिंग में कि जितने ज़्यादा हाई इनपुट दिए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हायर यील्ड होगी। और यही फार्मर का सबसे ज़्यादा बड़ा मेन होता है, मेन एम होता है कि उन्हें क्या करनी है, हाई यील्ड करनी है। यानी इस यील्ड को क्या करना है, उन्हें हायर करने के साथ साथ उसे मैनेज भी करना है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि फार्मर्स के थ्रू जो जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं किसी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के बाद किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को किस तरह मैनेज किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय फार्मर टू अचीव हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिल्कुल, कैसे, अगर फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, जितनी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस वो करेंगे, जितनी ज्यादा फार्मिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन होगा। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि हायर होगा। अब क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज किया जा सकता है। सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट का नाम तो आपने सुना होगा ना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक, जिन्हें हम डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, अब ये न्यूट्रिएंट किस तरह से मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, किसमें, किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से सेकंड इज एरीगेशन। एरीगेशन क्या होता है, एरीगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। मीन्स कि किसी क्रॉप को, जब किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करना होता है तो क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप सोइंग की जाती है, यानी सॉइल के अंदर सीड को डाला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं ये सब हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। तो न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब उन न्यूट्रिएंट्स को जो क्रॉप हम उस पर लगाएंगे उस तक पहुंचाने के लिए भाई कोई मीडियम तो चाहिए ना। तो वो मीडिएटर का काम कौन करेगा, वो मीडिएटर का काम करेगा कौन, वाटर। भाई वाटर अगर हम उसे देंगे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट तो देंगे लेकिन वाटर भी देंगे उसे, तभी तो वाटर के थ्रू क्या होगा कि जो क्रॉप्स हम उस पर कल्टीवेट करेंगे, उस लैंड पे, उस सॉइल के ऊपर, तो उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे वो किस तक पहुंचेंगे, प्लांट तक। और वो कैसे होगा, एरीगेशन के थ्रू। अभी एरीगेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। उसी तरह से ही थर्ड पार्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। ये क्या है, इसका थर्ड स्टेप है। भाई न्यूट्रिएंट तो मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, उसके बाद हम उसे वाटर भी प्रोवाइड करवाएंगे। किस किस तरह से करवा सकते हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन इसके अलावा किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न्स का यूज करके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, क्रॉप्स की, ये हम जानेंगे किसमें, क्रॉपिंग पैटर्न में। तो बात करते हैं सबसे पहला स्टेप किसकी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लास। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। सो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत सॉइल को होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म से आप क्या समझते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट मीन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को ही कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का काम होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में और हमारी बॉडी को हेल्थी बनाने में न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिफरेंट फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हम जब पल्सेस लेते हैं तो पल्सेस से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है। हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, ऑयल से हमें क्या मिलते हैं, फैटी एसिड्स मिलते हैं। इसी तरह हम व्हीट लेते हैं यानी कि गेहूं खाते हैं तो गेहूं से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब क्या होगा, ये सब होगा न्यूट्रिएंट्स। और हमें मिल किस किस चीज़ों से रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड से जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। अब हमने
हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है साथ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज फूड। तो एयर से तो हमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। वाटर जो कि हम कंज्यूम करते हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटी है किसके लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते ही है, लेकिन हमारे साथ साथ प्लांट जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। वो भी क्या करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं, O2 एक्सहेल करते हैं, वो भी अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने पढ़ा है। तो अब ये जो जिस तरह से हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह ही प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए और डेवलप करने के लिए क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्लांट के अंदर मैनेज किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट सॉइल को दिए जाते हैं, तो जिसके थ्रू वो प्लांट तक पहुंचते हैं और प्लांट को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको इस टर्म का मतलब समझ आया? इस टर्म का क्या मतलब हुआ, यानी कि प्लांट के अंदर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करने की जो प्रोसेस है उसे ही कहा जाता है क्या, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब ये तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात हो गई। अब ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी सॉइल को के अंदर होने इंपॉर्टेंट होते हैं? 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं किसी भी सॉइल में। 16 न्यूट्रिएंट्स जो हैं, 16 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। अब ये सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? सॉइल की फर्टिलिटी मतलब कि सॉइल के अंदर उस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जिस अमाउंट में क्रॉप को रिक्वायर्ड है, किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्योंकि जितने ज्यादा सॉइल इनरिच होगी किससे, न्यूट्रिएंट से, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी। और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो फर्टिलिटी बढ़ने से क्या होगा, प्लांट को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में आसानी होगी। तो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि किसी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उसके बेसिस पर न्यूट्रिएंट्स को 2 तरह के टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा, और न्यूट्रिएंट्स मींस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि किसी सॉइल के अंदर लार्ज अमाउंट में यानी कि ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मैक्रो होते हैं? जैसे कि कार्बन की मैं बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं? किसी भी सॉइल को अगर ये 3 न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं तो किससे मिल सकते हैं? एयर से, वाटर से और बाकी बचे हुए किससे, सॉइल से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 16 में से क्या होते हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें मिलते हैं किससे, एयर से, वाटर से। कौन कौन से? एयर से हमें मिलता है क्या, कार्बन और ऑक्सीजन भी मिलता है। हाइड्रोजन से क्या मिलता है हमें, हाइड्रोजन हमें किससे मिलता है, वाटर से मिलता है, और ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ये बाकी के बचे 13 जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो से सॉइल के आते हैं। कौन कौन से? फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो दीज आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि किसी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, किसी सॉइल के लिए, किसी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब बात करते हैं इसके सेकेंड टाइप के बारे में। सेकेंड टाइप कौन सा है? सेकेंड टाइप इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। को ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में यानी कि कम मात्रा में सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, उस तरह के न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, दीज आर दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि कम अमाउंट में किसी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये समझा हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में।